प्रेसिडेंट की आमद मुतवक्के है पाकिस्तान में और इनके आने का दिन 12 फरवरी कहा जा रहा है। इनकी ये फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप होगी जब से हमारी नई हुकूमत ने मार्च 2024 में ये मनसब संभाला है। इस विजिट में हम देख रहे हैं कि 7th सेशन ऑफ हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल HLSCC का भी बाज़ाब्ता जो इसका बायलैटरल फ्रेमवर्क है वो सेट किया जाएगा। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, उनसे जानेंगे कि कितना अहम है ये तुर्की के प्रेसिडेंट का यानी अर्दोगान साहब की विजिट इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जमील साहब। मुझे बताइए कि 12 फरवरी को एक्सपेक्टेड है टर्किश प्रेसिडेंट का आना, किस तरह देखते हैं आप इसको और इसमें क्या क्या हो सकता है? तीन बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि कोई भी हाई पावर डेलीगेशन किसी मुल्क का सरबराह अगर आता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे मुल्क में या किसी और मुल्क में अगर वो जाता है तो वो एक बहुत कलीदी विजिट समझा जाता है जी। टर्की हम सारों को पता है कि हमारा बहुत बेहतरीन और आला दोस्त है शुरू से। और तीसरी बात यह कि तुर्की जो है वो इस वक्त यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है और कस्टम यूनियन जो उनके पास उन्हें अख्तियार हासिल है कि जो माल उनके पास आता है वो पूरे यूरोप में अपने भेज सकते हैं। और कस्टम यूनियन से मुराद ये है कि कस्टम ड्यूटी के बिना। तो अब आ जाते हैं कि जो हमारे पास 12 फरवरी को आ रहे हैं वो उसको एक चीज़ जहन में रखना चाहिए। कुछ चीज़ें तो जो हमारी पहले से स्ट्रक्चर चली आ रही हैं हाई लेवल कोऑर्डिनेशन काउंसिल के हवाले से या हमारी जो जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी हमारी होती है फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस के दरमियान, हुकूमत और हुकूमत के दरमियान सरबराह कि अगर होते हुए या उनके पहले या उसके बाद अगर वो मीटिंग हो जाती है तो इससे पहले जितने भी फैसले हुए हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो जाती है। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं MOU बहुत सारे साइन होती हैं, उसमें कोई 15 से 20% भी नहीं इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इस किस्म के दौरों से वो हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा जमील साहब कि ऑल्दो ये जो इनका विजिट है इसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि 6 सेशन अलाइन किए गए हैं अगेन फॉर द HLSCC और इसमें ख़ास तवज्जो दी जाएगी इकोनॉमिक और ट्रेड के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने की। जैसे आपने भी कहा कि गुज़िश्ता ज़मानों में जो मुआहदे हुए और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली के जो दौरे हुकूमत में मुआहदे हुए उसको एक दफ़ा फिर अमली जामा पहनाने के लिए। एंड इट इज़ नॉट अ हिडन फैक्ट कि दोनों शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं तुर्की की एडमिनिस्ट्रेशन से और उम्मीद है कि ये अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए साबित होगा। लेकिन मुझे बताइए कि तुर्की का जो स्टांस है गाज़ा के मामले को, तनाज़े को लेकर, उसको यानी क्या आपको लगता है कि दोनों ममालिक उसको भी डिस्कस करेंगे? और ये मैं ख़ास तौर पे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट काफ़ी तशवीशनाक है। उन्होंने गुज़िश्ता 2 रोज़ में उन्होंने एक स्टेटमेंट की जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा ये कहा कि एंड अल्फाज बड़े इंसेंसिटिव थे। उन्होंने कहा कि जी गाज़ा और अरब्स को आप वाइप आउट कर सकते हैं। इजिप्ट एक 10 लाख लोगों को ले ले और दूसरे ममालिक 10-10 लाख लोगों को ले लें तो ये सिचुएशन, ये मसला पूरा हल हो सकता है। इस पे आपके ख्याल में तुर्की और अरब दुनिया का, मुस्लिम दुनिया का एक रद्द-ए-अमल आएगा? रद्द-ए-अमल की हद तक तो आएगा और उस रद्द-ए-अमल को कितना अमली जामा पहनाया जा सकता है उस पे मैं समझता हूँ कि कोई खास उम्मीद नहीं की जा सकती है और उसके मेरे पास जवाब है। लेकिन 1 बाय 1 आधे मिनट का मैं आपको बता दूं कि जो भी इस किस्म की हाई पावर्स मीटिंग आजकल हो रही हैं हाई लेवल पर, तो उसमें या दौरे, तो उसमें यकीनन रीजनल डायनामिक्स, रीजनल इश्यूज डिस्कस होती हैं और गाज़ा का इशू इस वक्त टॉप ऑन द लाइन। दुनिया में 2 इशू इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप ऑन द लाइन जा रहे हैं, एक तो गाज़ा का मिडल ईस्ट में और दूसरा, और मिडल ईस्ट की जब हम बात करते हैं ईरान आ जाता है, तो दूसरा यूक्रेन का है। तो इस लिहाज से क्योंकि हम अपने गुफ्तगू को रिस्ट्रिक्ट करते हैं काम के टाइम की कमी की वजह से, तो मैं ये बताता चलूँ कि यकीनन इसकी डिस्कशन आएगी। बहुत सारी चीज़ें 2 ममालिक उसको शाया नहीं करते हैं, वो 1-on-1 जो डिस्कशन होती हैं उसमें हो जाती हैं। तो यकीनन इस पे रद्द-ए-अमल तमाम आ गया है, जॉर्डन का आ गया है इस पे रद्द-ए-अमल, इजिप्ट का भी आना बाकी है। जॉर्डन ने रद्द-ए-अमल दे दिया है कि नहीं फ़लस्तीनियों को, क्योंकि 23 लाख पहले ही जॉर्डन में फ़लस्तीनी बसे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं उनको गाज़ा से ना निकालें। आपके नाजरीन की तवज्जो दिलाता चलूँ, मैं बहुत सारे चैनल पे गुफ्तगू कर चुका हूँ कि जब गाज़ा का ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस वक्त ये बात लीक शुदा है जो मैं करने लगा हूँ,
उस वक्त गुजारिश की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी, कहा गया था इजिप्ट को कि आप सनाए में जगह दें ताकि अब गाजा से लोग इसको इनको जब निकलते हैं तो वहाँ उनको बस जाए वो। तो इजिप्ट ने उस वक्त इनकार किया था, क्योंकि उस वक्त ही वो चाहते थे कि गाजा खाली हो जाए तो इतनी नौबत ही ना आए। लेकिन अब जो गजा में नौबत आई है वो देख लीजिए कि ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं कि कितने अफराद वहाँ शहीद हुए हैं और तकरीबन 80% मकानात तबाह हो गए हैं। जो असल कलीदी बात ये है, कल जो स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की, नए प्रेसिडेंट की, और उसमें उन्होंने कहा है कि गाजा को इधर बसाया जाए और दूसरा उनको क्लीन किया जाए गाजा को। अब क्लीन के दो मफहूम होते हैं कि बिल्कुल जिस तरह की नेतन्याहू सर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि उनका बड़ा एक ओवर सिंप्लीफाइड वर्ल्ड आउटलुक है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक तेल की कीमत को गिरा दें तो यूक्रेन वॉर ख़त्म हो जाएगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव टू हैव। लेकिन बिफोर वी वाइंड अप दिस सेगमेंट, एक और चीज़ की तरफ आपका कॉमेंट चाहूँगी। बांग्लादेश सीम्स टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट्स मनी। जिस तरह के हमने देखा एक बहुत बड़ी जद्दोजहद जिसको जैसे दुनिया को हिलाकर रख दिया, और जिस तरह हसीना वाजिद साहिबा का दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ, अब कहने को ये समझ में ये आ रहा है कि 11 जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई हैं बांग्लादेश में और बड़ी कंपनीज को हायर किया गया है ताकि $17 बिलियन जो बांग्लादेश के गायब हैं उनकी बैंक से साइफन हुए हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि हसीना साहिबा के दौरे हुकूमत में जो लोग उनसे करीब थे उन्होंने बैंक से ये पैसा बांग्लादेश से बाहर निकाला है। दिस सीम्स टू बी क्वाइट अ बिग स्टेप। आप इसको, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? एंड यू थिंक कि बांग्लादेश इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट्स मनी? एंड इट अपीयर्स दैट कि बांग्लादेश इस मामले में बड़े दूरंदेशी के साथ उसने कदम उठाना शुरू किया है, खासतौर पे अपने सरबराह की ज़रिए निगरानी, डॉक्टर यूनुस के ज़रिए निगरानी। तो इसमें यकीनन पेशरफ्त होगी। मेरी ये ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है कि हमारे मुल्क में भी इसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमारे मुल्क में बिलियंस की बात होती रही है कि हम 200 बिलियन लेके आ जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे मुल्क को जितना नोचा गया है, निचोड़ा गया है और पैसे बाहर भेजे गए हैं, काश के हमारे पास भी कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन वाले और सीरियस हो जाएं, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेज ना करें जैसे मुशर्रफ के ज़माने में या बाद में पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ करके वो सारे पैसे बाहर ही छोड़ दिए गए। किसको इस मुल्क में नहीं पता है। तो बात यह है कि बांग्लादेश जो कर रहा है सही सिम्त में कर रहा है। एक दफ़ा ये सब दुरुस्त हो गई तो बांग्लादेश में 17 बिलियन पे रुक जाएगा मामला, वरना हमारी तरह 200 बिलियन तक नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान का, जिस तरह के खून ने छोड़ा गया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस, और आपको बताते चले कि डॉक्टर यूनुस की सरबराही में यूके की इंटरनेशनल एंटी करप्शन कोऑर्डिनेशन सेंटर और यूएस ट्रेजरी की तरफ से बाकायदा हुकाम, एडवाइजर्स और टीम्स बांग्लादेश को मुहैया की जा रही हैं और उनके साथ सफारती रवाबित पे बात की जा रही है कि आखिर को 17 बिलियन जो कि मिसिंग है बांग्लादेश की बैंक से, वो किधर गए, किसने साइफन ऑफ किए, और बांग्लादेश इज डिमांडिंग दिस मनी टू कम बैक और एटलीस्ट ट्रेस इट। इस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान में इज मच नीडेड, लेकिन देखते हैं कि ये कब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।